अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंटेशन वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम HPLC की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि भाई HPLC का इंट्रोडक्शन कि इसको क्यों हम हाई परफॉर्मेंस कहते हैं और इसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने फ्लो चार्ट डायग्राम देखी है। इस लेक्चर में हम इसके कंपोनेंट्स को एक एक करके स्टडी कर रहे हैं। तो ये पहला कंपोनेंट हम स्टडी कर रहे हैं मेन कॉलम, जिसमें क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन होती है। ठीक है, तो मेन कॉलम की बात करें तो वो कुछ इस तरह के ना बने बनाए इंस्ट्रूमेंट मिल जाते होते हैं हमें मार्केट में। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, इनका काम क्या होता है, जो नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी के अंदर करते होते हैं, ये कंपोनेंट्स को सेपरेट करते होते हैं। अब यहाँ पे मेन कॉलम जो होगा वो क्या होता है कि ये बना हुआ एक कॉलम मिलता होता है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला जो है वो क्या होता है, मेन कॉलम होता है। अब ये जो मेन कॉलम है ये किस चीज का बना हुआ होता है और इसका डिजाइन स्ट्रक्चर उसको हम डिस्कस करते हैं। मेन कॉलम जो है वो क्या होता है, या तो स्टील का बना हुआ हो सकता है, या ग्लास का बना हुआ हो सकता है, या प्लास्टिक का। यानी कि एक पाइप होगा जो ये इन तीन मटेरियल का हो सकता है, स्टील, गिलास या प्लास्टिक। या कुछ केसेस में किसी पॉलीमर का हो सकता है, जैसे कि पीक। ठीक है, ये पॉलीमर का नाम है पड़ा। इस पॉलीमर को क्या बोलते होते हैं, पॉली ईथर ईथर कीटोन। ठीक है, ये एक पॉलीमर है, तो ये उसका कॉलम बना हुआ होता है, ये वाला जिसको मेन कॉलम कहते हैं। डायग्राम के अंदर जो मेंशन किया हुआ ये प्लास्टिक का कॉलम है पड़ा, लेकिन ये क्या हो सकता है, स्टील का भी बना सकते हैं अगर बहुत ज्यादा प्रेशर को बढ़ाना हो। ठीक है, क्योंकि ये जो होगा, अगर ग्लास वाला होगा ये भी प्रेशर की वजह से क्रैक हो जाएगा, प्लास्टिक वाला भी खराब हो जाएगा, लेकिन स्टील वाला जो होगा वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर को भी बर्दाश्त कर सकेगा। इसके अलावा यूं कर सकते हैं कि भाई जो स्टील है वो क्या करेगा, एसिड बेस के साथ रिएक्शन ना कर जाए या किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्शन ना कर जाए, तो हम यूं करते होते हैं कि स्टील कॉलम जो होता है उसको बाहर की तरफ स्टील कॉलम होगा और उसके अंदर वाली साइड पे क्या लगा देंगे, गिलास लगा देंगे या पीक लगा देंगे। कि जो गिलास है पड़ा ये चीजों के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जो यानी कि कंपाउंड्स हैं, एसिड बेस हो गए या स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स हो गए, उनके साथ इतना रिएक्शन नहीं करता। तो फिर उसका तरीका ये होगा कि बाहर से उसको स्टील की स्ट्रेंथ दे देंगे और अंदर से क्या करेंगे, गिलास रख देंगे, ताकि अगर वो ब्लास्ट हो भी जाए तो वो स्टील के अंदर ही रहे, बाकी मशीन को खराब ना कर दे। लेंथ कितनी होती है इस कॉलम की, तकरीबन 5 से 30 सेंटीमीटर होती है, यानी कि बहुत छोटा सा कॉलम होता है, इतना बड़े कॉलम्स नहीं होते ये। क्योंकि ये इसमें हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स की बेस के ऊपर इसको एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। कॉलम ये क्या होगा, बहुत स्मॉल सा होगा, मशीन भी बहुत स्मॉल सी होगी, तो इसलिए 5 से 30 सेंटीमीटर जितने लंबे कॉलम होते हैं ये। इनर डायमीटर से कितना होता है, 1 से लेके 5 मिलीमीटर तक होता है, यानी कि बहुत बारीक कॉलम होता है, यानी कि 1 से 5 मिलीमीटर जितना उसकी जो होती है डायमीटर है। डायमीटर 4.6 का जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, और 15 सेंटीमीटर लंबे कॉलम जो होते हैं नॉर्मली मशीन के अंदर लगते होते हैं। और माइक्रो बोर कॉलम भी हम यूज कर सकते हैं अगर हम क्या करें, मास स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा है ना 1 से 5 मिलीमीटर, तो इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो बोर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके माइक्रोमीटर के अंदर क्या हो पड़ा, डायमीटर हो, बहुत पतला कॉलम होगा। और वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ। कि जब हम इसको यूज कर रहे होंगे, इस कॉलम को आगे एग्जिट के साथ कनेक्ट किया होगा, किसके साथ, मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे क्या करते होते हैं, इसको कनेक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ से इंजेक्टर्स लगाए हुए होते हैं और यहाँ एग्जिट के ऊपर क्या लगा देते हैं हम, जो डिटेक्टर्स। तो अगर हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर को एज ए डिटेक्टर यूज करना हो तो फिर कौन कौन से कॉलम यूज करते हैं, माइक्रो बोर कॉलम, ताकि क्या हो, बहुत थोड़ा सा सैंपल इधर जाए और फिर आगे मास स्पेक्ट्रोमीटर में यूज हो, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमीटर बहुत थोड़ा सैंपल रिक्वायर करता है। इसमें ज्यादा सैंपल अगर डाल दिया जाए तो फिर इसमें रीडिंग खराब आने लग जाती है, नॉइस बहुत ज्यादा होने लग जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, यही जो हमारे पास मेन कॉलम है इसी के ऊपर बात कर रहे थे हम। इसमें पैकिंग किस चीज की जाती है। पैकिंग की बात करें तो आपको पता है इसमें स्टेशनरी फेज पैक किया जाएगा। 4 से 6 मिलीमीटर कॉलम जो होगा डायमीटर, जो मोस्ट कॉमन हमने कहा होता है, इसमें ना 5 माइक्रोमीटर वाले पार्टिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं।
ठीक है। वो पार्टिकल्स जो होंगे उनका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, अगर गोल पार्टिकल्स होते हैं तो 5 माइक्रोमीटर जितने होते हैं। कॉलम की अगर इस तरह की जाए पैकिंग के ये इसमें इतना बारीक कॉलम और उसमें इतने माइक्रोमीटर के 5 माइक्रोमीटर के करीब पार्टिकल पैक किए हुए हों, तो उसमें 40,000 से 70,000 तक थ्योरेटिकल प्लेट मिल सकती हैं। यानी ये काफी अच्छा एफिशिएंट कॉलम बन जाएगा। कॉलम जो होता है उसमें क्या करते हैं हम, स्टेशनरी फेस यूज करते होते हैं। जैसे पहले मैंने मेंशन किया कि कॉलम की पैकिंग क्या की जाएगी, किस चीज से, स्टेशनरी फेस से, या फिर कोई ऐसा सॉलिड जो कि स्टेशनरी फेस को अपने ऊपर चिपकाया हुआ हो जिसने। लेकिन ये यानी कि बना बनाया मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पहले से स्टेशनरी फेस भी ऊपर चिपकाया हुआ होगा। कि अगर कोई गोल पार्टिकल भी है ना, तो उनके ऊपर भी पहले से वो स्टेशनरी फेस भी चिपकाया हुआ होता है, इनर्ट फेस के ऊपर अटैच करवाया होता है। हाई प्योरिटी सिलिका हो सकता है स्टेशनरी फेज। स्पेशली कोटेड पार्टिकल हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर खाली सिलिका यूज करें तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल होगी। स्पेशली कोटेड पार्टिकल्स हो तो यूं हो सकता है कि सिलिका के ऊपर कोई लिक्विड कोट करवाया हो, जिससे क्या हो जाएगी, वो पार्टीशन हो जाएगी। या कोई आयन एक्सचेंज रीजन चिपकाया हो, जिससे आयन एक्सचेंज वाली क्रोमेटोग्राफी हो सकती है। तो ये कुछ पार्टिकल्स की टाइप आगे मेंशन की हुई है कि जिस तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले पार्टिकल कौन से होते हैं, माइक्रोपोरस पार्टिकल्स। माइक्रोपोरस का मतलब नाम से पता चल रहा है कि वो माइक्रो लेवल के उसके ऊपर पोर्स होंगे। नजर भी आ रहा है कि यहाँ पे बहुत बारीक बारीक क्या है, बड़े पोर्स हैं। मैक्रोपोरस क्या होते हैं, मैक्रोपोरस वो होते हैं कि जिसमें पोर्स बड़े बड़े हों। तो ये देखें यहाँ पे दोनों डायग्राम्स में अगर आप फर्क देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जो लाइनें हैं बड़ी, जो बीच में पोर्स बने हुए हैं वो बारीक हैं, और यहाँ वाले पोर्स क्या है, बड़े बड़े हैं। यानी कि यहाँ पे बारीक है और यहाँ पे बड़े पोर्स हैं। अब ये जो बड़े पोर्स हैं बड़े, उसकी वजह से क्या होगा, इसमें से बड़े पार्टिकल्स गुजर सकेंगे और इसमें से बारीक वाले। तो डिपेंड करता है हमने किस तरह की चीज को सेपरेट करना है। अगर उसको बहुत बारीक जगह से गुजारना हो तो फिर ये वाले पार्टिकल इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो पार्टिकल्स का साइज बड़ा है तो फिर हम मैक्रोपोरस इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, अब इसको हम एड्सॉर्प्शन के तौर पे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, सॉर्प्शन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पार्टीशन के तौर पे भी कर सकते हैं कि इसी के ऊपर हम लिक्विड के अंदर डिबो दें इसको। ठीक है। तो लिक्विड इसके इर्द गिर्द लगा हुआ होगा, यहाँ पे सारा लिक्विड होगा, तो ये पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, वही पार्टीशन वाला काम कर रहे होंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि हम एक इनर्ट कोर लगाएं। इनर्ट कोर में यहाँ पे क्या हो सकता है, शीशे के ये टुकड़े हो सकते हैं, यानी कि गोल गोल बॉल्स हो सकती हैं, या किसी और इनर्ट सॉलिड की हो सकती हैं। उसके इर्द गिर्द क्या लगाया हुआ था, लिक्विड और आयन एक्सचेंज फिल्म लगाई होती है। अगर लिक्विड लगा देंगे तो पार्टीशन हो जाएगी क्रोमेटोग्राफी की टाइप। अगर आयन एक्सचेंज फिल्म लगा देंगे बारीक सी, तो ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी। फिर दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पे माइक्रोपोरस शेल लगा दिया जाए कि वो एड्सॉर्प्शन वाला काम, एड्सॉर्प्शन या पार्टीशन वाले तरीके से, लेकिन अंदर वाला हिस्सा क्या हो, फेल हो। अब इस वाले में और ये जो दो पार्टिकल्स यहाँ पे, इनका जो डिफरेंस है वो क्या है। यहाँ वाले पार्टिकल्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है, जब ऊपर से लिक्विड आ रहा होता है, यानी कि सॉल्वेंट या मोबाइल फेज, तो वो जब इसके अंदर से गुजरता है तो ऐन मुमकिन है कि यहाँ पे वो फंस जाए, ये दरमियान में आके, क्योंकि यहाँ पे फ्लो रेट बहुत स्लो हो रहा है। ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो यहाँ पे काम इतना अच्छा नहीं कर सकेगा, वो यहाँ पे इतना अच्छा प्रेशर नहीं लगेगा। प्रेशर कहाँ पे लग रहा होगा, सरफेस पे लगेगा, इधर से पार्टिकल यहाँ से मूव करके इधर साइड से गुजर रहे होंगे। अंदर से यहाँ जब गुजरना होगा पार्टिकल ने तो उसको टाइम लगेगा, प्रॉब्लम काज होगी। इसके केस में वो प्रॉब्लम हल हो जाती है कि दरमियान वाला हिस्से के अंदर से पार्टिकल्स गुजर ही नहीं सकते, सॉल्वेंट को गुजरना ही नहीं है। सॉल्वेंट क्या होगा, सरफेस से गुजरेगा और ऐन मुमकिन है कि ये इतनी जो बारीक सी ऊपर सिर्फ लेयर लगी हुई है इसके अंदर अच्छी तरह से पास होके गुजर सके, और वो प्रेशर के ऊपर इतना ज्यादा फर्क ना आए। ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाला पार्टिकल का टाइप है बड़ी, वो सबसे अच्छी है। लेकिन फिर आपको शायद पता होगा कि अगर ये अच्छी पार्टिकल की टाइप है, इसको बनाने का तरीका फिर महंगा होगा, और ये पार्टिकल फिर क्या होंगे, कॉस्टली होंगे। ठीक है। तो इसीलिए पहले हमने कॉलम के अंदर मेंशन किया है कि जो कॉलम है बड़ा, वो काफी कॉस्टली होते हैं और बने बनाए मिलते हैं। अब ये टेक्निक्स जो है इनको बनाने की पार्टिकल्स की, आप खुद सोचें कि यहाँ पे ये जो गिलास है बड़ा, ये जो शीशे का टुकड़ा है, ये बहुत बारीक है। हमने कहा ना माइक्रो लेवल के हैं बड़े पार्टिकल्स। तो माइक्रो लेवल के शीशे के टुकड़े के ऊपर क्या लगाई हुई है हमने, लिक्विड की लेयर, या फिर उस पे माइक्रोपोरस शेल लगाया हुआ है।
तो काफी मुश्किल टेक्निक हो जाती है। और ये सारी जो कंपनीज जो बनाती हैं, ये उनका सीक्रेट होता है, वो बाहर मेंशन नहीं करते होते कि हम ये पार्टिकल किस तरह बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉलम के साथ। ये अभी बात की हमने कि कॉलम ये काफी महंगा होता है। महंगा होता है तो उसके ऊपर प्रोटेक्टर लगाना होता है। मिसाल के तौर पे जब हम मोबाइल फोन खरीदते हैं तो उसकी स्क्रीन के ऊपर हम प्रोटेक्टर लगवाते हैं ताकि स्क्रीन खराब ना हो जाए। उसका रीजन क्या है कि स्क्रीन जो है वो अगर खराब हो गई तो फिर मोबाइल जो इतना कॉस्टली है उसका भी सारा जो टच स्क्रीन है वो खराब हो जाएगी। तो इससे लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रोटेक्टर लगवाते होते हैं। सेम ऐसे ये कॉलम, हमने कहा कि उसको अंदर पार्टिकल्स जो लगाए हुए हैं और कॉलम खुद भी काफी कॉस्टली है, तो फिर उसके ऊपर यहाँ पे क्या लगाना होता है, एक प्रोटेक्टर लगाना होता है ताकि कॉलम के अंदर से कोई भी इम्प्योरिटी ना गुजरे। अगर वो इम्प्योरिटी गुजर गई तो कॉलम खराब हो सकता है। तो इसमें यहाँ पे दो तरह के हम कॉलम्स यूज करते हैं, इनको बोलते हैं प्री कॉलम्स। कि कॉलम से पहले एक चीज अटैच करनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्री कॉलम या प्रोटेक्टर। तो उसमें से पहला है पड़ा स्कैवेंजर कॉलम। स्कैवेंजर कॉलम क्या होता है? स्कैवेंजर कॉलम होता है कि इसको प्लेस करते हैं कॉलम की एंट्रेंस के ऊपर, वो जैसे पहले मैंने मेंशन किया, यहाँ पे इसको प्रोटेक्टर के तौर पे लगाते हैं। इसका काम क्या होता है, अब ये देखें कि रोल ऑफ स्कैवेंजर कॉलम सबसे पहला होता है कंडीशनिंग करता है मोबाइल फेस की। कंडीशनर आपको पता होगा क्या करता है, बालों के लिए हम जो यूज करते हैं, वो कंडीशनर बालों को क्या करता है, अच्छा टेक्सचर देता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, मोबाइल फेस को ये अच्छा टेक्सचर देगा। टेक्सचर कैसे अच्छा देगा? सबसे पहला काम ये करेगा कि सिलिका जो होगा, यानी कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे ना उसमें सिलिका थोड़ा सा हल कर दिया जाएगा। उससे फायदा ये होगा कि अगर सॉल्वेंट इधर से गुजर है तो उसका काम क्या है, पड़ा चीजों को हल करना। अगर वो स्टेशनरी फेज को अपने अंदर हल कर लेगा तो कॉलम में से स्टेशनरी फेज टूट जाएगा, उखड़ जाएगा, जिसकी वजह से स्टेशनरी फेज घुल के नीचे गिरने लग जाएगा। तो उसका हल क्या करेंगे हम, पहले सिलिका यानी कि जैसे स्टेशनरी फेज है पड़ा, वो बीच में हल करवा देंगे। यानी कि यहाँ पे इस कंडीशंस ऐसी प्रोवाइड की जाएंगी कि जो मोबाइल फेज है पड़ा उसके अंदर थोड़ा सा स्टेशनरी फेज पहले से हल हो जाए। यानी कि हर चीज में कुछ हल करने की एबिलिटी होती है ना, तो उसकी हल करने की एबिलिटी को वो खत्म कर देता है स्कैवेंजर कॉलम। उसमें सारा सिलिका कुछ अमाउंट में आ जाता है, तो जब वो यहां से गुजर रहा होता है तो यहां से वो सिलिका को नहीं छेड़ता, सिलिका को रिमूव नहीं करता। फिर एक और काम करता है यही चीज कि ये सैचुरेट कर देता है मोबाइल फेज को, सो इट डज नॉट डैमेज द स्टेशनरी फेज इन मेन कॉलम। वही जो बात मैंने मेंशन किया कि ये इस जगह पे स्टेशनरी फेज को खराब नहीं करता उससे, इसीलिए क्या होगा, ये प्रोटेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होगा। सेकंड टाइप यहाँ पे देखते हैं प्री कॉलम की, उसको कहते हैं गार्ड कॉलम। ये यहाँ पे इस जो डायग्राम मैंने दिखाई हुई है इसमें गार्ड कॉलम यहाँ मेंशन किया हुआ है। गार्ड कॉलम क्या होता है कि यहाँ पे यही चीज जैसे पहले स्कैवेंजर कॉलम लगाया हुआ था ना, वैसे इसी की जगह पे क्या लगा देंगे, गार्ड कॉलम लगा देंगे। गार्ड कॉलम क्या करेगा, वो फिल्टर के तौर पे काम करेगा। ये क्या होता है, स्मॉल कॉलम होता है जिसमें स्टेशनरी फेज होता है, कौन से वाला, यही वाला स्टेशनरी फेज, और प्लेस किया जाता है एंट्रेंस के ऊपर। रोल क्या होता है इसका, सबसे पहला रोल होता है इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टर और लाइफ टाइम को इंक्रीज करवाता है। पहले वाले ने क्या किया था, इसमें से इसको स्टेशनरी फेज को घुलने से बचाया था। अब क्या करेगा, यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटी ऐसी होती है कि जो स्टेशनरी फेज में ना इरिवर्सिबली अटैच हो जाती हैं। ऊपर से आ रहा है, स्टेशनरी फेज के साथ जो क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है वो ये है कि चीज स्टेशनरी फेज के अंदर डिसॉल्व हो, फिर वापस बाहर निकले, और नीचे फिर यहाँ पे डिसॉल्व हो, फिर वापस नीचे, फिर डिसॉल्व होके फिर निकल आए। लेकिन इम्प्योरिटीज कुछ ऐसी होती हैं कि जो क्या करती हैं, इरिवर्सिबली बिली एड्सॉर्ब हो जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ एड्सॉर्ब हुआ और वो चिपक ही गया। इससे प्रॉब्लम ये होगा कि वो जो स्टेशनरी फेज है ये वाला पार्टिकल उसका खराब हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेशनरी फेज के पार्टिकल्स क्या होते जाएंगे, खराब होते जाएंगे, और फिर ओवरऑल कॉलम की लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉलम खराब होने की वजह से फिर क्या होगा, उसको खत्म हो जाएगा और दोबारा यूज नहीं हो सकेगा। वरना फिर ये होता है हम कॉलम्स को बार बार यूज कर सकते हैं कि एक बार इसमें से क्रोमेटोग्राफी कर ली, फिर ऊपर से सॉल्वेंट बहुत सारा गुजारा और ये कॉलम धो लिया, दोबारा इसमें फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या होगा, दो प्रॉब्लम होंगे कि अगर ये घुल गया तो फिर दोबारा दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता,
और अगर क्या होगा, इम्प्योरिटीज इसके ऊपर इरिवर्सिबली एडजॉर्ब होगी तो फिर भी ये बार बार इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दो प्रोटेक्टर ये टाइप्स हैं बड़ी, वो बहुत जरूरी होते हैं। ये सारा सेटअप जो होता है बना बनाया मिल जाता होता है, और इसमें से जो ये वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है, चेंजेबल होता है। ठीक है, और ये पूरा कॉलम जो होता है ये एक कंपनी यानी कि मैन्युफैक्चर करती होती है, और हम क्या करते हैं मशीन के अंदर ये कॉलम लगा देते हैं, बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं, और जब वो खत्म हो जाता है कॉलम कंप्लीटली, फिर इस कॉलम को क्या करते हैं, चेंज कर देते होते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल क्या होता है, डायग्राम हमने पीछे देख रहे थे अभी, उसमें टेम्परेचर कंट्रोल का मतलब ये होता है कि कॉलम जो है ना, कुछ जो बहुत महंगे कॉलम होते हैं उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन का सिस्टम भी होता है। वो क्या करता है, उसके इर्द गिर्द कवर किए हुए होते हैं कुछ टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल वाटर जैकेट लगाई हुई होती है। ये कॉलम, मेन कॉलम की डायग्राम वही जो पहले हमने दिखाई है, मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम जैकेट। ये एल्यूमिनियम जैकेट इर्द गिर्द लगाई हुई है, ये वाली जो लगी हुई है। और ये जो बीच में ब्लू कलर नजर आ रहा है आपको, ये ब्लू कलर क्या है, बड़ा वाटर है, कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम वाटर को ऐड करवा देंगे और नीचे कोई इसके साथ क्या अटैच हो जाएगी, हीटिंग डिवाइस लगी हुई होगी। वो क्या करेगा, ये यानी कि बहुत बारीक सी जगह पड़ी, तो इस वाटर को हीट करने के लिए थोड़ा सा सिर्फ हीटिंग चाहिए, हीट करेंगे और क्या होगा, ये वाटर गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉलम का टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। उसका फायदा क्या होता है कि ये कॉलम को हीट कर सकता है या कूल भी कर सकता है। हीटिंग ज्यादा बेहतर होती है क्योंकि उससे जो मोबाइल फेस है या जो सॉल्वेंट है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, वो तेज तेज नीचे गुजर सकता है। फ्लो रेट इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से, यानी कि विस्कोसिटी कम होगी तो तेज तेज फ्लो होगा ना। अगर तेज फ्लो होगा तो उससे क्या होगा, रेजोल्यूशन बढ़ जाएगी, कि हमने पढ़ा हुआ तेज फ्लो जो होता है वो रेजोल्यूशन को बढ़ाता है, कॉलम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करवाता है। और इससे क्या होगा, एक और फायदा भी होता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी बढ़ती है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमने एक बार इस कॉलम से रीडिंग ली, उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया। दोबारा रिपीट करने से आपको पता है कि एरर आता होता है ना, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़े हुए हैं एरर्स होते हैं, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि हर रीडिंग में एरर आता है, हमेशा दो बार रीडिंग सेम नहीं आ सकती, पॉइंट ऊपर हो जाएगा या पॉइंट नीचे हो जाएगा। तो ये क्या करता है, उन रीडिंग्स को ना करीब करीब लेके आता है, या सेम भी आ जाती होती हैं इस तरीके से ना, कि अगर हम टेम्परेचर सेम रखें, ये हो सकता है हर बार टेम्परेचर डिफरेंट रखेंगे तो रीडिंग में फर्क आ रहा होगा, बहुत ज्यादा गैप बहुत ज्यादा होगा, कि एक रीडिंग अगर 5 पे होगी तो दूसरी 10 पे आ रही होगी। लेकिन यहाँ पे अगर ये हम टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस यूज करें और वो टेम्परेचर मेंटेन रहे हर बार, तो उससे ये फायदा होगा कि अगर रीडिंग 5 आ रही है तो दूसरी रीडिंग 5.3 होगी या 4.9 होगी, यानी कि करीब करीब रीडिंग आ रही होगी। तो मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी बढ़ जाएगी, कि वो रीडिंग बार बार रिप्रोड्यूस की जा सकती है, वो दोबारा बनाई जा सकती है। ठीक है, कि अगर हमने साबित करना हो तो वो बार बार साबित हो सकती है। होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है बड़ा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट्स में भी। और इसके साथ आपने लेजेंड कॉलेज के पेज को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब अपलोड हो तो आपको पता चल जाए।